हेलो। एक बार चेक कर लीजिए आवाज़ को। हेलो। देखिए आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि सेक्शन 8 तक आपको बताया गया था। अब हमें सेक्शन चलना है 9, यानी कि धारा 9। अब क्वेश्चन धारा 9 से कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक के इतिहास में पूछे गए हैं वो प्री में ही पूछे गए हैं आपका, और इंटरव्यू में पूछा गया है। जो मेंस में एक बार यूपी एपीओ में जो क्वेश्चन आया था वह आपका एलस्ट्रेशन से आया था, यानी कि जो लास्ट एलस्ट्रेशन है आपका राइट या बलवा वाला बताएंगे हम, उससे मेंस में क्वेश्चन आया था। और 90% लोग इस एलस्ट्रेशन या उदाहरण को पकड़ नहीं पाए थे कि ये उदाहरण कहाँ से गवर्न होगा। तो सतर्क ये रहना है कि आपको जो दृष्टांत दिए गए हैं वह भी पढ़ना है, और इसमें दो तीन दृष्टांत महत्वपूर्ण रहेंगे, उसको हम बताएंगे आपका किस रूप में क्या है। लेकिन सेक्शन 9 से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था, यूपीजे में, और आपका बिहार में भी आपका क्वेश्चन सेक्शन 9 से पूछा गया था। जो बिहार जे में इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत किस धारा में समाहित है। तो पहला तो इंटरव्यू का क्वेश्चन ये लिख लेना है कि छाता का सिद्धांत आपका सेक्शन 9 में समाहित है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस यहीं से ये उठता है कि आखिर धारा 9 को, सेक्शन 9 को अम्ब्रेला क्यों कहा जाता है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपका जवाब ये रहेगा कि सेक्शन 9 में 9 फैक्ट्स को, यानी कि 9 तथ्यों को रेलेवेंट या सुसंगत बनाया गया है, और सबसे अधिक तथ्य इसी धारा में रेलेवेंट हैं, इसी धारा में सुसंगत है। यानी कि सबसे अच्छा तरीका है सेक्शन 9 में कितने बातों को उचित माना गया है, 9, और सबसे अधिक बातें उचित की धारा में मानी गई हैं 9 में। इसलिए सेक्शन 9 को डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है, ये याद रखिए भाई। तुरंत अब आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला पर हमें कवर करना है, और उसके बाद सेक्शन 9 शुरू करना है। अब जहाँ जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत समाहित है, आपका कर्तव्य है कि कोरिलेट करके उसको जरूर लिखिए, एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। देखिए आपका पहले सामाजिक पहलू छाता का देखा जाए, यानी कि पहले तो छाता का वास्तविक रूप देखा जाए, फिर सामाजिक पहलू, और फिर कानूनी। 3 एंगल से हम बताते हैं। छाता काम क्या करता है पहले ये देखिए। हमें धूप से बचाता है, हमें बारिश से बचाता है, यानी कि धूप और बारिश दोनों से बचाता है। जहाँ तक सामाजिक पहलू की बात है, माता पिता को छाता कहा जाता है, क्योंकि वे प्रत्येक स्थिति में अपने पुत्र और पुत्रियों का सहयोग करते हैं और मुश्किलों से बचाते हैं। अतः सामाजिक जीवन में माता पिता छाता का काम करते हैं। आप सोचिए, एक कल्पना करिए, जिन लोगों के पिता या माता नहीं हैं, इसका मतलब कि उनके पास छाता तो है,
लेकिन पर्दा उखड़ गया है तो उन्हें स्वयं ही, इसमें कोई शक नहीं है, बारिश से भी उन्हें स्वयं बचना है और धूप से भी स्वयं बचना है। अब ये नहीं कि वो जीते ही नहीं है, जीते हैं वो भी लोग, लेकिन जिंदगी थोड़ा कठिनाई से चलती है। अब कानून में जहाँ तक अम्ब्रेला की बात है, अम्ब्रेला का मतलब प्रोटेक्शन ज़्यादातर। अब कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है और जहाँ जहाँ आपको लगे कि इनको संरक्षित किया जा रहा है, तो बस एक लाइन याद रखिएगा, वहीं अम्ब्रेला कहा जाएगा। तो जीएस में एक क्वेश्चन ये बना था कि अर्थ या पृथ्वी का अम्ब्रेला कौन है। तो यानी कि धरती पर आपका बुरी किरणों को, यानी कि हानिकारक किरणों को आने से कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत। तो ओजोन परत को पृथ्वी का अम्ब्रेला कहा जाता है। याद रखिए जीएस में ओजोन परत को पृथ्वी का अम्ब्रेला कहा जाता है। फिर जीएस में एक क्वेश्चन बना है कि किस कानून को छाता या अम्ब्रेला का नाम दिया जाता है। तो जो इन्वायरमेंट को, यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने वाले कानून हैं, उनको भी अम्ब्रेला कहा जाता है। यानी कि एक लाइन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अम्ब्रेला कहा जाता है। ये जीएस में आ सकता है। अब कानून में जहाँ जहाँ अम्ब्रेला है, एक जगह हम एकत्र करवा दे रहे हैं, लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहले एक कानून को उठाया जाए और सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को उठाते हैं। अच्छे से तैयार रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों के लिए अम्ब्रेला, यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए अम्ब्रेला का काम कौन सा आर्टिकल करता है? तो छाता का काम करता है आर्टिकल 13। कौन सा? और जैसे ही मूल अधिकारों पर आघात होता है, ये जो छाता बंद रहता है, सुप्रीम कोर्ट इस छाते को खोल देता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट की अनुच्छेद के तहत 226 के तहत, और हमारे फंडामेंटल राइट की क्या करते हैं ये न्यायालय रक्षा। यानी कि फिर एक बार देखिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट के लिए छाता आर्टिकल 13 है, और जैसे ही इस फंडामेंटल राइट पर आघात होगा, वायलेशन होगा, ये छाता खोलकर और सुप्रीम कोर्ट आपका संरक्षित करेगा फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट करेगा 226 में। अगला ये आपका, अगला देखा जाए संविधान में, अगला आपका रिट से बनता है। रिट से क्वेश्चन ये बना है कि कौन सी रिट डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कही जाती है? गलत ना हो तो जो क्यो वारंटो रिट होती हैं, अर्थात अधिकार परीक्षा की रिट होती हैं, उसे अम्ब्रेला कहा जाता है। यानी कि किसी लोक सेवक के लिए जो क्यो वारंटो रिट होती है, उसे अम्ब्रेला कहा जाता है। क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। इसके बाद आपका पूछा जो जाता है कि लोक सेवकों के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए अम्ब्रेला कहाँ है? यानी कि लोक सेवकों को संरक्षण या प्रोटेक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 311। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 311 भी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का काम करता है। किसके लिए? पब्लिक सर्वेंट के लिए। फिर आ जाइए,
आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 361 में, यानी कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को संरक्षण या प्रोटेक्शन दिया गया है अनुच्छेद 361 में। अतः यह भी डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है। और अंतिम हम संविधान में चलते हैं, आर्टिकल 105। पार्लियामेंट यानी कि संसद और पार्लियामेंट के मेंबरों यानी कि संसद के सदस्यों को आर्टिकल 105 में प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल में? 105 में, वो भी अम्ब्रेला। और जो राज्य विधान मंडल है और इनके मेंबरों को, राज्य विधान मेंबरों को आर्टिकल 194 में दिया गया है प्रोटेक्शन यानी कि प्रिविलेज या विशेषाधिकार। तो इसको भी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है। 194। अगला देखिए, अब साक्ष्य अधिनियम में चला जाए। जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम की बात है, सेक्शन 9 हो गया, बताया ही जाएगा अभी 2-4 मिनट में। और अम्ब्रेला का काम 121 से लेकर 132 तक, यानी कि जो प्रिविलेज दिया गया है, जो विशेषाधिकार दिया गया है, धारा 121 एविडेंस से 132 तक, वो भी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला है। इसके बाद आपका सीआरपीसी में पूछा जाता है अच्छा क्वेश्चन। सीआरपीसी में 132 और 197, यानी कि सीआरपीसी की धारा 132 और 197 डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला के सिद्धांत पर समाहित हैं और लोक सेवकों को प्रोटेक्ट करती हैं। इस प्रकार आपका ये बताया गया। सेक्शन 9 जो है दूसरा, ये सेक्शन 9 शुरू किया जाए। जहाँ तक सेक्शन 9 की बात है, सेक्शन 9 9 तथ्यों को सुसंगत बनाता है। तो वह कौन कौन तथ्य हैं? 9 तथ्यों को एक जगह हम लिखते हैं और इसको एक एक करके हम समझाएंगे। देखिए 9 तथ्य। पहला है ऐसे तथ्य, अभी हम बेयर एक्ट, पहले बेयर एक्ट को तोड़ लिया जाए भाई, तब सही रहेगा। एक बार आपका बेयर एक्ट बता दिया जाए और तब बेयर एक्ट बताते हुए आपका अलग अलग 9 बातों को किया जाए तब सही रहेगा। देखिए, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तत्व, ये हेडिंग है। देखिए क्या, वे तथ्य जो विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू या सुसंगत तथ्य यानी कि रेलेवेंट फैक्ट के स्पष्टीकरण। तो पहला शब्द ये आया स्पष्टीकरण। पहला शब्द क्या आया? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब ये हुआ व्याख्या। व्याख्या का मतलब ये हुआ एक्सप्लेन करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो तथ्य फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को और विस्तृत रूप में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वे तथ्य सेक्शन 9 के तहत रेलेवेंट माने जाएंगे। अब इस विषय पर
इस विषय पर तमाम उदाहरण हैं, लेकिन अभी हम एक उदाहरण केवल देखेंगे। लास्ट तुरंत पकड़ना है, यानी कि एक शब्द उठाइए और उस पर जितनी बातें हैं तुरंत क्या करिए, पढ़ लीजिए। 9 शब्द हम बताएंगे। देखिए, लास्ट दृष्टांत या लास्ट इलस्ट्रेशन आप निकाल लीजिए, फिर एक बार बताया जाए। मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, क बलवे के लिए विचारित किया जाता है, यानी कि ए का ट्रायल राइट के लिए किया जाता है। अब बलवा होता क्या है, एक लाइन ये अलग जाकर हम बता रहे हैं, वहां से समझिए। बलवे या राइट की परिभाषा दी गई है आपका आईपीसी के सेक्शन 146 में, और ये बताया गया है कि जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य, यानी कि जब अनलॉफुल असेंबली के सदस्य अपने कॉमन इंटेंशन, यानी कि अपने सामान्य आशय को, कॉमन इंटेंशन को, आपका नहीं सामान्य उद्देश्य को, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए या तो बल का प्रयोग करते हैं या हिंसा का करते हैं, तब हम इसे राइट या बलवा कहते हैं। अब मुख्य प्रश्न ये पूछा जाता है कि बलवे में कम से कम कितने लोग, तो अनलॉफुल असेंबली हो गई आईपीसी के सेक्शन 141 वाली, तो बलवे में कम से कम 5 लोगों का होना आवश्यक है। याद रखिए, कम से कम कितने, 5। तो आपका फिर दृष्टांत बैक होइए। ए बलवे के लिए विचारित किया जाता है, यानी कि ट्रायल किया जाता है ए का, कि इसने बलवा किया। आगे देखिए, और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है। ये बात कोर्ट में प्रूफ हो चुकी है कि ए भीड़ के आगे चल रहा था। अब अगला शब्द देखिए, संव्यवहार या ट्रांजैक्शन संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं, यानी कि ये साबित हो गया है कि ये आगे भीड़ के चल रहा था और भीड़ पीछे से आवाज निकाल रही थी, हे ए तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे क्या हूँ, साथ हूँ। तो ये जो भीड़ की आवाजें हैं, ये इस ट्रांजैक्शन को, इस संव्यवहार को और स्पष्ट करती हैं, अर्थात ये बताती हैं कि ये आगे चल रहा था और भीड़ इसको क्या कर रही थी, उकसा रही थी। तो बताइए, ये जो उदाहरण आया, ये संव्यवहार को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन, व्याख्या। तो ये पकड़े रहिएगा, ये नीचे वाला शब्द नहीं देगा उदाहरण में, इस की स्पष्ट कर रहा है, वो आपको निकालना पड़ेगा सेक्शन 9 से। दूसरा देखिए भाई, दूसरा शब्द है आपका पुरः स्थापन। पुरः स्थापन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस कराना। पुरः स्थापन का जो मतलब होता है, पुरः स्थापन, इंट्रोड्यूस कराना। इंट्रोड्यूस यानी कि परिचय कराना या परिचयात्मक, यानी कि जो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का क्या कराते हैं, परिचय कराते हैं, वे तथ्य भी रेलेवेंट होंगे। अब परिचय जैसे कि आप लोग, आपका मान लीजिए कोई मित्र हैं, आप दूसरी जगह गए तो जाकर परिचय कराते हैं कि इनका ये नाम है, ये हमारे मित्र हैं। उसी प्रकार कानून ये कहता है कि जितने इंट्रोड्यूस कराने वाले फैक्ट हैं, जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से थोड़ा जुड़े हैं, वे सभी इंट्रोड्यूस कराने वाले फैक्ट सेक्शन 9 के तहत क्या होंगे, रेलेवेंट। तीसरा शब्द देखिए, तीसरा ये है कि जो
किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इंगित अनुमान का समर्थन करते हैं। इंगित अनुमान, अनुमान का समर्थन करते हैं। अब आइए एक अनुमान निकाला जाए और उसका सपोर्ट करा जाए। यानी कि जो अनुमान इंडिकेट हुए हैं उन अनुमानों का सपोर्ट करने वाले सभी तथ्य रेलेवेंट होंगे। इसको जब भी आप पढ़िएगा सेक्शन 8 से कोरिलेट करके पढ़िए। देखिए हम उदाहरण अच्छा बता रहे हैं। एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तब तक लोगों ने कहा कि कल जो घटना हुई थी उन अभियुक्तों को खोजने के लिए पुलिस इधर आ रही है। और इस बात को सुनते ही आधी कप चाय पिया था, आधी कप चाय छोड़कर वहां से फरार हो गया, बिना कुछ बताए चला गया। तो जब चला गया तो इससे एक अनुमान इंडिकेट हुआ कि हो सकता है ए ने अपराध किया हो। अब इस अनुमान का सपोर्ट करने वाले जितनी भी बातें होंगी, एक अनुमान निकला ये सेक्शन 8 के तहत फरार हो गया, लेकिन इस अनुमान का जितनी भी बातें क्या करेंगी समर्थन, वे बातें किस सेक्शन में रेलेवेंट होंगी 9 में। अब आइए दूसरा आपका देखा जाए। इंगित अनुमान का खंडन करती हो। खंडन यानी कि विरोध, कंट्राडिक्शन करती हो। यानी कि जितनी बातें किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इंगित अनुमान का विरोधी हैं, खंडन करती हैं, या विरोध या प्रतिक्रिया स्वरूप हैं, या आपका माने आपका कंट्राडिक्शन करती हैं, वे सभी बातें सेक्शन 9 में रेलेवेंट होगी। तुरंत इस पर एक दृष्टांत भी पढ़ना है, खूब पूछा जाता है। फिर सेक्शन 8 से हम उठाकर एक अपनी उदाहरण देते हैं और तब बेयर एक्ट का उदाहरण सेट करते हैं। देखिए एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। पुलिस लोगों ने कहा कि कल जो घटना हुई है अभियुक्तों को खोजने के लिए पुलिस इधर ही आज आ रही है, और आधी कप चाय छोड़कर फरार हो गया। तो सेक्शन 8 में फरार होना, भाग जाना, ये पश्चातवर्ती आचरण या सब्सिक्वेंट कंडक्ट उसका हो गया रेलेवेंट। अब ये है कि फरार हो गया, तो इससे एक अनुमान इंगित हुआ कि हो सकता है इसने ऑफेंस या अपराध किया हो। तो इस अनुमान का समर्थन करने वाले जो तथ्य हैं वो भी सेक्शन 9 में रेलेवेंट, और इस अनुमान का क्या करने वाले, खंडन करने वाले, तो एक खंडन करवाइए कम से कम जिससे कि इस अनुमान का विरोध हो। देखिए खंडन मैं करा रहा हूं। खंडन ये कह कर सकता है कि हजूर हम आधी कप चाय छोड़कर इसलिए गए कि हमें अर्जेंट काम आ गया, और अर्जेंट ऐसा काम आ गया कि हमें जाना पड़ा, हम फरार नहीं हुए। तो अगर ये दिखा दे कि हम अर्जेंट काम वश गए, तो जो अनुमान सेक्शन 8 के तहत इंगित हुआ है सेक्शन 9 में, उसका क्या हो जाएगा, खंडन। अब देखिए यही तुरंत आपको इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेना है, और जो इलस्ट्रेशन आपका है सी निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर सी, उदाहरण नंबर सी को कवर करना है। देखिए उदाहरण को एक अपराध का अभियुक्त है, यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात को अपने घर से फरार हो गया। तो अभी हमने बताया कि यह सेक्शन 8 के तहत उसका कौन सा आचरण के रूप में रेलेवेंट होगा, पश्चातवर्ती, सेक्शन 8 के तहत। अगला शब्द
यह तथ्य कि उस समय जब वह घर से चला था उसका उस स्थान में जहां वह गया था अचानक और अर्जेंट काम था, उसके अचानक घर के चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। यानी कि घर से अचानक और अर्जेंट काम आ गया, तत्काल इसलिए हम घर से गए, ये घर के जाने की व्याख्या करता है, इसलिए ये भी रेलेवेंट है एक्सप्लेन में भी। फिर एक बार देखिए अगला भी। अभी जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था। अब दो बातें इसमें आपको समाहित मिलेंगी। भाई, वह घटना के बाद आपका घर से फरार हो गया तो दिखा सकता है कि हजूर बहुत अर्जेंट और अचानक काम आ गया, इसलिए मैं हमें जाना पड़ा, ये आपका इसलिए जाना पड़ा। तो उसके जाने को ये बातें क्या करती हैं, एक्सप्लेन। दूसरी बात, वह घर से चला गया था, इससे एक अनुमान इंगित हुआ था कि हो सकता है इसने अपराध किया हो, लेकिन इस अनुमान का वह क्या कर रहा है, खंडन, विरोध। कि हजूर कैसे विरोध करेगा कि हजूर हमारा जो काम था वह अचानक और अर्जेंट आ गया, इसलिए तत्काल हमें आधी कप चाय छोड़कर क्या करना पड़ा, नहीं तो मित्रों की फ्री में क्यों था, 5 रुपया में क्यों अपना बर्बाद करता, आधी भला कोई छोड़कर जाता है। तो आपका खंडन करने के लिए अगला देखिए शब्द भाई। अगला देखिए, अभी 4 हुआ, पांचवा देखिए, पांचवा। अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी अनन्यता सुसंगत हो अनन्यता स्थापित करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्सन या व्यक्ति की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि पहचान, किसी व्यक्ति की पहचान, पहचान को शिनाख्त भी कहते हैं, शिनाख्त, या इसी को अनन्यता भी कहते हैं, आइडेंटिटी, शिनाख्त। या यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसको हम अलग से लेंगे। इसके बाद किसी वस्तु की, वस्तु की अनन्यता या आइडेंटिटी या आपका शिनाख्त या पहचान। देखिए आपका फिर बताया जाए, ये जो व्यक्ति की पहचान है इसको थोड़ा डिटेल में हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले 9 तथ्यों को क्या किया जाए, लिख लिया जाए। तो हम वस्तु की पहचान बताते हैं, व्यक्ति की अभी हम बताएंगे लास्ट में, थोड़ा समय लगेगा इसमें। मान लीजिए कि किसी महिला का चैन छीना गया, चैन स्कैनिंग भी ज़्यादा हो रही है समाज में। अब पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा और उसके कब्जे से चैन बरामद हुआ, तो महिला को बुलाकर चैन या जो सोने का सामान है दिखाया जाता है और ये पूछा जाता है कि क्या ये जो चैन है वह आप ही का है। ये जैसे घड़ी आपका चोरी हो गई या गुम हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, आपका जो भी हो गया, तो ये वस्तु की क्या कराई जाती है, पहचान। और ये पहचान जो है सेक्शन 9 में क्या होगी, रेलेवेंट, वस्तु की, थिंग्स की। व्यक्ति की तो होगी ही, व्यक्ति पर अभी हम डिटेल में आएंगे। अगला देखिए आपका 6, अभी 3 तथ्य बचे हैं। देखिए 3 तथ्य क्या है। अथवा वह टाइम या प्लेस यानी कि समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन किया गया था, वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।
यानी कि तीन बातें और रिलेवेंट हो गई। घटना का समय बताने वाले तथ्य भी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। घटना का प्लेस या क्या बता रहे हो जो तथ्य, स्थान, ये भी रिलेवेंट होंगे। और नौवां है, जो नौवां पॉइंट है, जो पक्षकारों के रिलेशन या क्या बताते हो, संबंध। फिर एक बार देखिए, जो तथ्य घटना का टाइम निर्धारित करते हैं वे तथ्य भी सेक्शन 9 में रेलेवेंट होंगे। तो चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर घटना घटित होने का समय लिखता है कि लगभग इस समय घटना घटित हुई होगी, अतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेक्शन 9 के तहत सुसंगत होगी। क्या बताती हैं, टाइम। अब प्लेस, जितनी भी बातें ये निर्धारित करें कि इस प्लेस पर घटना हुई थी, वे सारी बातें सेक्शन 9 में साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हैं। और अंतिम है, ऐसे तथ्य जो पार्टीज के पक्षकारों के आपसी रिलेशन को बताते हैं। अब रिलेशन 4-5 देख लिया जाए। हजूर ये पति पत्नी थे, हजूर ये मालिक और अभिकर्ता थे, हजूर ये मालिक और सेवक थे, हजूर ये आपस में पार्टनर थे इत्यादि। या जो ये क्या बताया जाए, ये तो वकील मुवक्किल साहब थे, ये तो गुरु और चेला थे। तो जो बातें पक्षकारों के आपसी क्या बताती हैं, संबंधों को, वे बातें सेक्शन 9 में क्या होंगी, सुसंगत। देखिए आपका जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, अब तक हमने 2 इलस्ट्रेशन बताया। एक लास्ट इलस्ट्रेशन जो स्पष्टीकरण या एक्सप्लेन पर भी आधारित था, और एक्सप्लेन पर भी। और एक हमने फरार होने का अर्जेंट काम बताया। 2-3 और इलस्ट्रेशन है, उसको बताकर और तब व्यक्ति की पहचान शुरू किया जाए। इसी में थोड़ा समय लगता है व्यक्ति की पहचान में। देखिए भाई, आपका पहला इलस्ट्रेशन देखिए। प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल या वसीयत है। अभिकथित बिल की तारीख पर क की संपत्ति या उसके परिवार की अवस्था सुसंगत तथ्य हैं, क्योंकि यह बिल को और स्पष्ट करेगी और आपका इंट्रोड्यूस भी कराएगी कि कितना था इसके पास, कौन कौन परिवार में थे, आपका कितनी संपत्ति इत्यादि। दूसरा दृष्टांत देखिए। क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ख प्रतिज्ञात करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है, सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था, विवादक तथ्यों की पुनः स्थापना माने इंट्रोड्यूस या परिचय कराने के रूप में रेलेवेंट हो सकते हैं। यानी कि जब ये छपा था पेपर में या अखबार में, ये जो मानहानिकारक कथन, ये उस समय पक्षकारों के आपसी रिलेशन क्या थे, ये रेलेवेंट माना जाएगा। इसके बाद आपका अभियुक्त का बता ही दिया गया था। अब देखिए आपका जो लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ना है, वह हमें पढ़ना है पहचान या शिनाख्त व्यक्ति की। और इसी को थोड़ा अच्छे से जानिए, व्यक्ति की शिनाख्त। जब भी आप किसी पर्सन की आइडेंटिटी पढ़ेंगे, इसके लिए सेक्शन आपको पहले कवर कर लेना है। एविडेंस का सेक्शन 9 पढ़ना है और 80 पढ़ना है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
9 पढ़ना है और 80 पढ़ना है। फिर सीआरपीसी की धारा, आपका सीआरपीसी की धारा 54 ए पढ़ना है। फिर आपका 291 ए पढ़ना है और फिर आपका 437 पढ़ना है, यानी कि 437। देखिए आपका सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन पढ़ना है वो भी आपको याद रखना है। आपका 54 ए, 291 ए, 437 और 162, 162 ये पढ़ना है। ये सीआरपीसी में पढ़ना है। देखिए कह करके आपका चला जाए। आइडेंटिटी ऑफ पर्सन या व्यक्ति की जहाँ तक अनन्यता की बात है, शिनाख्त की बात है, व्यक्ति की शिनाख्त को एविडेंस एक्ट में डिफाइन या परिभाषित नहीं किया गया है। तो आखिर व्यक्ति की शिनाख्त का मतलब क्या हुआ? इसमें व्यक्ति की वही दशा अभिप्रेत हैं जो वर्णित या प्रख्यात की जाती हैं, यानी कि व्यक्ति की वही व्यक्ति हैं जिसका मैं उल्लेख किया था या जिसका मैं वर्णन किया था। अब तमाम घटनाएं या तमाम कार्य ऐसे होते हैं जहां की पीड़ित या गवाह अभियुक्त को पहचानते नहीं हैं। तमाम घटनाएं, बाहर से कोई आदमी आया और अपराध करके चला गया। अब आप देखे होंगे ऐसी दशा में आपका पहचान परेड जो होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। पहचान परेड इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है, अन्वेषण का भाग होती है, यह संपोषक साक्ष्य होती है, यानी कि सपोर्टिंग नेचर का एविडेंस होता है, ये भी याद रखना है। और आपका पहचान कैसे की जाती है ये भी देखिए। यह वही व्यक्ति है जो अपराध किया है, इस बात की जो पहचान की जाती है वह कैसे की जाती है, अभी एमपी में पूछा था। देखिए पहचान के तमाम तरीके हैं। एक तो आवाज द्वारा, आवाज द्वारा भी पहचान की जाती है। दूसरा आपका चेहरा मिलाकर की जाती है। तीसरा शरीर पर कोई चिन्ह बना है उससे भी की जाती है। इस चौथा आपका कह सकते हैं फोटो का मिलान करके। यहीं आपका एमपीजे में बना था क्वेश्चन कि क्या फोटो का मिलान करके पहचान की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। भाई फोटो का मिलान करके बाल की स्टाइल से, चलने की स्टाइल से, हाइट से, आँख से, नाक से, आपका पैर छोटे छोटे थे, पैरों के निशान से पहचान करिए, सबसे पहचान की जा सकती है। यहाँ आपका कोई रोक टोक नहीं है, याद रखिए। बोलने की स्टाइल से भी की जाती हैं कि बोलने की स्टाइल क्या है, किस भाषा में बोल रहा था। एक दो हम घटना बता, हाँ आपका ऑपरेशन से भी की जाती हैं। एक औरत, डॉक्टर क्रिप्सन केस है, बताएंगे हम केस अभी। ऑपरेशन एक औरत का हुआ था, उसका शरीर गल गया था। हाँ ऑपरेशन हुआ था तो चिन्ह बना था, तो फोटो देख चिन्ह को देखा गया और पहचाना गया कि हाँ यही आपका औरत है जो मरी है। तमाम चीज़ें होती हैं, यानी कि पहचान की जो बातें हैं वह आपका केवल चेहरा से ही नहीं होती, तमाम चीज़ों से होती हैं। अब उतना बताना भी संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए। देखिए आप लोग देखते होंगे कि जब अभियुक्त को पकड़ा जाता है तो ऐसी दशा में आपका अभियुक्त का मुख बांधकर न्यायालय में पेश किया जाता है। तो कभी आपका मुख
बांध कर पुलिस पेश करती है, तो इस बात पर भी गौर करना है कि आखिर अभियुक्तों का मुख बांधकर क्यों पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आइडेंटिफिकेशन परेड होना बाकी है, यानी कि जो इसके प्रति अपराध किया गया या गवाह यानी कि जो घटना को देखे हैं, अभियुक्त को पहचान तो नहीं रहे थे गांव नाम पता, लेकिन अभियुक्त को देखकर क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो जब तक कि पहचान परेड संपादित न हो जाए, तब तक आपका नियम यह है कि अभियुक्त और पीड़ित या गवाह का आमना सामना न हो, इसीलिए मुख बांध करके कोर्ट में पेश किया जाता है। ये सतर्क रहना है। अगला पॉइंट हमें देखना है, पहचान परेड कौन करा सकता है। तो आम जनता अगर कराती है तो उसका उतना साक्षिक मूल्य नहीं होता, यानी कि आम जनता के समक्ष भी उसको खड़ा करके पहचान कराई जा सकती है, कोई मतलब खास नहीं है। पुलिस भी पहचान परेड संपादित कराती है थाने होने में। जैसे कि पुलिस 4-5 लोगों को पकड़ी, फिर आपका गवाह या पीड़ित को गुप्त तरीके से कहीं बैठा दी, 4-5 लोगों को खड़ा कर दी और एक एक पुलिस वाला एक एक लोगों के पीछे जाएगा और आपका पूछेगा, मैंने देख ना पाए कोई कौन था, तो आपका मैंने पहचान परेड पुलिस के समक्ष भी किया जाता है, लेकिन सतर्क ये रहना है, तुरंत एक सेक्शन सीआरपीसी जोड़ना है। अगर पुलिस द्वारा आइडेंटिफिकेशन परेड संपादित कराई गई है, तो वह पुलिस के समक्ष दिए गए 161 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट माना जाएगा। याद रखिए, सतर्क होकर क्या माना जाएगा, कथन। और इसका प्रयोग आपका एविडेंस सीआरपीसी की धारा 162 के तहत केवल कंट्राडिक्शन के लिए, केवल विरोध के लिए या केवल खंडन के लिए हो सकता है, और के लिए नहीं। अतः सीआरपीसी में आपका अब ये प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ही पहचान परेड कराई जाए। अभी बीएचयू एलएलएम में पिछली बार ये क्वेश्चन बना था कि पहचान परेड किसके समक्ष करवाई जाती है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाई जाती है। और कौन सा सेक्शन सीआरपीसी का है, तो यूपीजे में भी आ चुका है क्वेश्चन भाई, सतर्क रहना है। सीआरपीसी का सेक्शन 54A के तहत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो पहचान परेड होगी वह किसके द्वारा संपादित, किसके समक्ष होगी, मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये क्वेश्चन अभी बीएचयू एलएलएम में भी आया था और यूपी एपीओ और जे में भी आप साल पेपर देख सकते हैं। अब अगला देखिए, जिस मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड संपादित कराया था, सतर्क रहिए, जिस मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड को संचालित कराया था, सीआरपीसी का सेक्शन 291A बताता है, यानी कि 291A बताता है कि अगर अब आवश्यकता पड़ी तो उस मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साक्षी के रूप में न्यायालय बुला सकता है। यानी कि आपका जिस मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड कराया था वह आकर विचारण में क्या दे, साक्ष्य। ये कहाँ प्रावधान है, तो सीआरपीसी 291A। अब जमानत पर आ जाइए, आपका अच्छा 437 से क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं डिटेल में पढ़कर। अगर कोई व्यक्ति जमानत पाने का हकदार है तो मात्र इस कारण से कि अभी पहचान परेड बाकी है, जमानत देने से
इनकार नहीं किया जा सकता यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हो। यानी कि अगर अभियुक्त कहता है कि हम न तो अभी पीड़ित के पास जाएंगे, न ही हम गवाहों के पास जाएंगे, हम छुप कर रहेंगे, पहचान परेड भले बाकी हो, आप हमें जमानत क्या करिए, दे दीजिए, तो किस धारा में है? 437 CRPC। एविडेंस में आइए, दो सेक्शन है एविडेंस का, 9 और 80, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की जो पहचान है वह रेलेवेंट होती है सेक्शन 9 के तहत। और दूसरी बात यहाँ ये गौर करना है कि जो पहचान परेड का दस्तावेज यदि कोर्ट में पेश किया जाता है तो न्यायालय यह प्रिजम्पशन करेगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह पहचान परेड सही थी और सब कुछ सही ढंग से किया गया था। आपका ये अच्छे से तैयार रखना है, चूंकि समय भी हो गया है जूरिस्प्रूडेंस का आपका, तो 10 मिनट बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी। धन्यवाद।